बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चीन का, सारी दुनिया की नजरें उस पर हैं और प्रेसिडेंट शी ने भी यही बात की है, जो चीन के सदर हैं, कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और बड़ी जबरदस्त बातें उन्होंने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी मुस्बत बातें की। जब इतनी बड़ी दो पावर्स मिल रही हैं तो यहां पे कोई नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती। तो दोनों की कोशिश ये है कि मैक्सिमम अचीव किया जाए और अच्छे माहौल में अचीव किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को दावत भी दी है अमेरिका में कि सितंबर में, गलबन 24 सितंबर का उन्होंने कहा जी कि आप अपनी अहलिया के साथ अमेरिका तशरीफ ले आएं। तो यहां पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो इस्तकबाल बड़ा जबरदस्त हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। वहां पे सदर तो नहीं थे चीन के, लेकिन अवामी सतह पे बहुत सारे लोग चाइना में सड़कों पे निकले, वो डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाह रहे थे। दूसरा, मैंने एक और चीज देखी कि वहां सड़कों पे गाड़ियां चल रही थी, यानी अगर एक लाइन में प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जा रहे हैं तो दूसरी लाइन चाइना में चल रही है। पाकिस्तान में नायब सदर आ गया था अमेरिका का, तो हमने पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया था, बल्कि हमने 2 हफ्ते तक कर्फ्यू लगाकर रखा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि शायद कोई अमरीकी ओहदेदार आ जाए। सदर भी नहीं आ रहा था, नायब सदर भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा कर्फ्यू खत्म नहीं हो रहा था। तो बहुत फर्क है पाकिस्तान की डीलिंग में और चाइना की डीलिंग में। चाइना आज एक बहुत ताकतवर मुल्क है। उनके सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठाकर कहा कि अमेरिका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को तारीखी करार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 1.7 अरब आबादी वाले दोनों ममालिक की फलाह बहबूद और दुनिया के 8 अरब से ज्यादा लोगों के मफादात से मुताल्लिक हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि उनका चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर गुफ्तगू करने का मौका हमें मिला है, और साथ ये भी कहा कि इनके साथ होना मेरा एजाज है। 24 सितंबर को उन्होंने व्हाइट हाउस में दावत दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को अपने जो स्केड्यूल है उसमें से उन्होंने ये टाइम दिया कि इस पे जो है वो चीनी सदर आए। अब वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है अमेरिका में और कैसे वो वहां पे मुलाकातें करते हैं, अगर वो जाते हैं तो। अभी ये सिर्फ एक दावतनामा है, इसके ऊपर कंफर्मेशन जब आएगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो नादरीन, पूरी दुनिया नजरें इसलिए लगाकर बैठी हुई है कि यहां पे अमेरिका चीन को कायल करने में कामयाब हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर दबाव डाले और उस दबाव के नतीजे में जंगबंदी हो जाए और ईरान वो शराइत मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए और वो फेस सेविंग ईरान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ईरान को कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक लीडर के तौर पे तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ चीजें यानी यूरेनियम के मामलात में अमरीकी मफादात के करीब जाना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पे खोलना पड़ेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी फौजें इस खित्ते से निकलते हुए वो ये नारा लगाएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो ये भी कहेंगे कि ना रजीम तब्दील हुआ ईरान के अंदर, ना उनकी एटमी सलाहियत कम हुई ईरान के अंदर, ना उनके जो है वो मिसाइल सलाहियत जो है वो इफेक्ट हुई ईरान के अंदर। तो दूसरी तरफ ये बातें भी लोग करेंगे। अब अमेरिका के अंदर लगातार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ईरान चंद हफ्ते दूर है एटमी तजर्बा करने से। देखें ना, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ये कहा था। अब मुहासबा तो इस बात पे भी होगा अमेरिका में कि आपने पिछले साल जून में कहा था कि हमने ऑपरेशन कर दिया और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा, और इस साल अब आप दोबारा कह रहे हैं कि चंद हफ्ते दूर था, आपने फिर लड़ाई लड़ ली। तो 40 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद आपने कहा कि ईरान अब कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। अब दोबारा से आप टेबल के ऊपर बैठ के ईरान के साथ तय करना चाहते हैं कि वो एटमी कुव्वत ना बने, तो फिर आपको फौज इस्तेमाल करने का, इतने हथियार फूंक देने का, अरबों डॉलर जाया कर देने का क्या फायदा हुआ? ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। नादरीन, अब एक और खबर है मेरे पास। अब ये खबर पाकिस्तान में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो डेवलपमेंट्स आएंगी ईरान का रद्द अमल, फिर बैकडोर चैनल क्या बातचीत होती है, खबरें निकलेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये जो खबर है ये हिला देने वाली खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान पर कर्जे 97,360 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 97,360 अरब रुपए, यह लगभग 1 लाख अरब होने वाला है जो पाकिस्तानियों ने अब देना है दुनिया का। ये कर्जे उतारते उतारते हमारी कमर दूरी हो जाएगी।
اور یہ قرضے لیے کس نے ہیں یہ ڈیٹا اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ قرضے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے, اور یہ قرضے لینے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ دونوں ملک میں سیاسی استحکام لانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب, ان دونوں کے تمام فارمولے فیل ہو چکے ہیں. معیشت کے حوالے سے, ملک میں استحکام لانے کے حوالے سے, سیاحت لانے کے حوالے سے, اور پاکستان کے اندر لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہر چیز میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. تو اب انہیں بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بدترین بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ جناب سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. پاکستان پر جو قرضے ہیں وہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں یہ قرضے 43,000 ارب روپے تھے. 43,000 ارب روپے یہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے. اگر آپ انہیں ڈبل بھی کریں تو 86 بن جاتے. لیکن اس وقت یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ اس وقت یہ 97,307 ارب روپے بن گئے ہیں. یعنی دگنے سے زیادہ قرضہ لے لیا عمران خان صاحب کے دور حکومت تک. یعنی آپ یہ سمجھ لیں 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی, اس وقت تک جب سے پاکستان بنا 14 اگست 1947 سے لے کر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تحریک عدم اعتماد لانے کے وقت تک پاکستان کا قرضہ جتنا تھا نا, اس سے زیادہ قرضہ پاکستان کی موجودہ سرکار نے گزشتہ 4 سالوں میں لے لیا. یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. یعنی اس سے زیادہ برا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جتنا قرضہ پاکستان نے 75 سالوں میں لیا اتنا قرضہ انہوں نے 4 سال میں لے لیا. اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے ان 75 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے یا ان 4 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ جو ان کا کامیاب ہوا ہو ان 4 سالوں میں. ایک بھی منصوبہ ان 4 سالوں میں کامیاب نہیں ہوا. تو اتنا بڑا قرضہ لے کر انہوں نے غائب کہاں پہ کیا؟ یعنی 43,000 ارب کا قرضہ لیا گیا 75 سالوں میں, اور اس سے زیادہ قرضہ لے کر اس کو 97,307 ارب تک پہنچا دیا گیا صرف 4 سالوں میں. تو وہ 75 سالوں میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے وہ بڑی ہے, یا یہ 4 سال میں پاکستان نے ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا. انہوں نے تو اپنے جہاز لیے, عیاشیاں کی, ٹریولنگ کی, اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ اپنی ایکسٹینشن لے لیا, استثنا لے لیا. پاکستان میں تو ان لوگوں نے یہ کام کیا نا. پاکستانیوں کو کیا ملا؟ پاکستانیوں کو کیا بجلی مفت مل گئی؟ نہیں, اس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی. پاکستانیوں کو کیا گیس مفت مل گئی؟ نہیں, اس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی. پاکستانیوں کو کھانے پینے کی چیزیں مفت مل گئی؟ نہیں, ان کی قیمتیں دگنی ہو گئی. تو پاکستانیوں کو ملا کیا؟ کیا پاکستانیوں کو پیسے بانٹے گئے؟ نہیں. کیا پاکستانیوں کے لیے سڑکیں, ڈیمز, انفراسٹرکچر بہت کچھ بنایا گیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. کھیلوں کے نئے میدان بنائے گئے؟ نہیں. بہت ساری یونیورسٹیز, اسپتال بنائے گئے؟ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جو پہلے اسپتال ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا, جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا, اور بجٹ کاٹ دیے گئے تعلیم میں سے اور ہیلتھ میں سے, اور پیسہ خرچ کیا گیا اپنی اشتہار بازی کے اوپر. یعنی سادی بات آپ کریں نا تو ایک طرف پاکستان بننے سے لے کر عمران خان کی حکومت گرنے تک ہمارا جو قرضہ تھا وہ 43,000 ارب تھا, اور اس کے بعد 4 سال میں جو ہم نے قرضہ لیا وہ 54,000 ارب ہے. یعنی 43,000 ارب ہم لیتے ہیں 75 سال میں, اور 54,000 ارب ہم لے لیتے ہیں کتنے عرصے میں؟ صرف 4 سال میں. اور ان 4 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنا, کوئی ترقی نہیں ہوئی. کوئی پاکستان نے ایسی, پاکستان ایٹمی قوت بن گیا تب ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے منگلہ جیسا, تربیلا جیسا ڈیم بنا لیا تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے جنگیں لڑ دی بڑی بڑی تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے بے شمار پروگرام عمران خان کے دور میں, اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کے دور میں, مشرف کے دور میں بہت سارے منصوبے بنے, لیکن پاکستان نے کبھی اتنا قرضہ نہیں لیا. یہ قرضے کا پیسہ گیا کہاں پہ؟ اس کی انکوائری سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اور جواب دینے کا ان کا موڈ ہی نہیں ہے. جواب یہ کیوں نہیں دیتے؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے اخراجات کی جب تفصیلات مانگی گئی مریم نواز سے اور حکومت پنجاب سے کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا پاکستانیوں کا اپنے دوروں پہ, اپنی گاڑیوں پہ, اپنے جہاز پہ, اور اپنے عیاشی والے طریقہ کار پہ جس کے تحت آپ حکومت کر رہے ہیں. ابھی اگلے مہینے انہوں نے آذربائیجان بھی جانا ہے. گرمی آ رہی ہے نا, تو آذربائیجان ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو بہت خوبصورت ہے,
माहौल बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाने बहुत अच्छे हैं, वरना पंजाब हुकूमत का आजरबाईजान के साथ क्या काम है। शहबाज शरीफ भी आजरबाईजान बहुत चक्कर लगाते हैं, ये कह कह करके हम वहां से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आजरबाईजान से पाकिस्तान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाया। दावा तो इनका यह है कि $2 अरब लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतना पैसा मुझे लगता है कि ये खानदान आजरबाईजान के टूर कर करके खर्च देगा और $2 अरब शायद नहीं आने। अच्छा, अब मामला यह है कि एक सवाल नामा भिजवाया गया वकील अब्दुल्ला मलिक साहब ने मरियम नवाज के दफ्तर को, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक आइन के अंदर कानून है, उसके तहत एक दरखास्त दायर की थी और एक एप्लीकेशन भिजवाई थी कि बताया जाए कि मरियम नवाज के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियां, उनके गैर मुल्की दौरे और हुकूमत पंजाब की जानिब से हासिल किए गए एक पुरतइश तैयारे की तफसीलात जो है वो उन्होंने तलब की, बताएं हमें इनकी तफसीलात। तो पाकिस्तान में जो है वो आरटीआई का एक बाकायदा कानून है, आइन का आर्टिकल 19A जो है वो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप एक खत लिखकर, और कोई भी शख्स, वकील नहीं, कोई भी शख्स जो है वो सरकारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन खुफिया नहीं है। तो नाज़रीन, जो दरखास्तें जमा कराई मुस्तरद हो गई, यानी इन्होंने डिनाई कर दिया कि आपको हम नहीं बताते कि हमने कितने पैसे खर्च किए मरियम नवाज के ऊपर। पिछली दफा मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने अरबों रुपया फूंक दिया पाकिस्तानियों को, और इनका मंसूबा यह है कि ये 50 अरब रुपया पाकिस्तानियों का लगा देंगे 5 साल में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जाती तशहीर के लिए, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया जाएगा। यानी आपका पैसा ज्यादातर सोशल मीडिया के पास चला जाएगा, और बाकी अखबारात वगैरह को भी दे रहे हैं और टीवी चैनल्स को भी दे रहे हैं। इसके बावजूद टीवी चैनल्स नौकरियों से अपने मुलाजमीन को निकालते चले जा रहे हैं। बिजली के बिल, यानी अवाम को इन्होंने इतना दबा दिया है कि बिजली के बिल अब जो आ रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा खौफनाक है। अब जो नए बिल लोगों को मौसूल होंगे, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि सब्सिडीज हुकूमत तकरीबन खत्म कर चुकी है, IMF की तमाम शराइत मान चुकी है, बिजली की कीमत 4 से 5 गुना ये बढ़ा चुके हैं। तो एक एक आदमी को, जो गरीब आदमी है, उसको 50 यूनिट से 100 यूनिट के बीच में भी बिजली का बिल आ सकता है। और जब आप ये डाटा देखेंगे तो आप वाकई सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस हुकूमत ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या। लोग सोलर लगाएंगे और हुकूमत के साथ लड़ेंगे, और हो सकता है कि लोग अपने बिजली के मीटर ही कटवा दें कि जनाब हमसे ये बिल नहीं दिया जाता। मुझे याद है शेख रशीद ने एक दौर में यह बात की थी कि जो IPPs के मुआहदे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ये इतने खौफनाक हैं कि एक वक्त आएगा कि लोग अपने मीटर कटवा लेंगे और लोग कहेंगे कि हम बिजली के बगैर रहना चाहते हैं, हम इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। नाजरीन, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अदालत में केस गया, और वहां पे जो मुखालिफ वकील हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, फैसला तो महफूज हो गया उनकी मुलाकात के हवाले से। उनकी मुलाकात करवाई नहीं जाती, ना बुशरा बीबी की करवाते हैं, ना इमरान खान की करवाते हैं, कैद तन्हाई में डाला हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब की आंख की बिनाई, जो सरकारी जराए भी कहते हैं और इमरान खान साहब के वकील भी कहते हैं कि वो तो जाया हुई है। 85% उनका विजन चला गया, तो 15% तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिजिकली इमरान खान साहब फिट हैं, मजबूत हैं। ये मुझे मेरे सोर्स ने इंफॉर्मेशन, बड़े अरसे के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब फिजिकली वो मजबूत हैं, उनका आजम बहुत मजबूत है और वो बड़े तगड़े हैं। लेकिन उनकी आंख की बिनाई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं, उनकी हालत खराब है, वो काफी बीमार हैं, उनको मल्टीपल बीमारियां हैं, खासतौर पे उनकी आंख का भी इलाज चल रहा है। तो अदालत के अंदर जो वकील है ना बुशरा बीबी के खिलाफ, जो अदालत में आया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि मुल्क नाजुक सूरत से गुजर रहा है। और यह नाजुक सूरत से कैसे गुजर रहा है, उन्होंने यह बताया कि जब बुशरा बीबी की बहन, जिनका नाम मरियम वट्टू है, ये जब मुलाकात होती है ना, तो ये फैमिली उनको बता देती है कि मुलाकात में क्या बातें हुई, और वो बाहर से बैठकर ट्वीट कर देती हैं और कहानी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो मुल्क जो है ना वो नाजुक सूरत से गुजर रहा है। यार, ये किस तरह का मुल्क है जो एक कैदी खातून, जो साबिक खातून अव्वल है, उसकी जेल के अंदर जो हालत है, उसकी खबर बाहर आ जाने के ऊपर, या एक मरियम वट्टू नामी एक खातून है, वो बाहर से बैठकर अगर एक ट्वीट कर देती हैं अपनी बहन की हालत के ऊपर, तो इससे मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। यानी मुल्क नाजुक, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, ये जर्नैलों ने और उनके टाउटों ने हमें एक ही कहानी सुनाई है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। हमारा तो ना वो नाजुक दौर खत्म होता है, ना वो हमारा जो है हसास मोड़ खत्म होता है। हम तो वहीं पे खड़े हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था। पाकिस्तान को इन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया, और आज हम पे 97,000
अरब का इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया। इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जाते जाते मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। लेकिन नदीम अफजल चंद ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जब भी कभी आईनी तरमीम की बात चलती है नैब सरगर्म हो जाता है। तो चंद साहब ने वो बात कर दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी को ना ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब अब पता चलेगा। बिलावल ने एक मीटिंग ली है, वहां पे बड़ा कॉन्फिडेंस शो करने की कोशिश की है, लेकिन बात बनेगी नहीं। अब बजट भी पास करवाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और 28वीं आईनी तरमीम भी पीपल्स पार्टी को पास करवानी पड़ेगी। इनका नसीब ही है कि ये जूते पॉलिश करेंगे। अगर बिलावल ने कभी फ्यूचर में वजीर आजम बनना है तो और अच्छे जूते पॉलिश करना उनको सीखना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान ने अपनी हालिया मुलाकात में नहायत तशवीशनाक इंकशाफात किए थे। जब ये सलमान सफदर गए थे, उनकी आंख की बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तकरीबन 85% बिनाई मुतासिर हो चुकी है। कई बार अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बावजूद इलाज में कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इमरान खान ने अपनी बीवी के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार भी किया था। मैं मजबूत इंसान हूं, यह सब बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर मेरी एहलिया को 24 घंटे तन्हाई की कैद में रखा जा रहा है। ना किसी से मुलाकात, ना किसी से बातचीत, ना सलाम, ना दुआ। ये सिर्फ